नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आर्ट ऑफ लिविंग के पास जुर्माना भरने के लिए आज शाम तक की मोहलत। एनजीटी ने कहा, आदेश नहीं मानने की सूरत में कानून करेगा अपना काम। कार्यक्रम का आज शाम उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। देश छोड़कर जाने के आरोपों पर विजय माल्या ने दी सफाई। ट्वीट कर कहा, भगोड़ा नहीं, करता हूं कानून का सम्मान। सीबीआई पर लुकआउट नोटिस बदलने का आरोप। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की दूसरी सूची जारी। 9 महिलाओं समेत 52 नए चेहरों को मौका। कांग्रेस से गठबंधन के लिए बातचीत जारी। पेट के कीड़े मारने की दवा से बीमार बच्चों का आंकड़ा 1000 के पार। पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में बच्चों को दी गई दवा। मामले की जांच जारी। और T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत का पाकिस्तान को सुरक्षा का भरोसा। गृह राज्य मंत्री ने बताया, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, लिखित सुरक्षा की गारंटी पर अड़ा पाकिस्तान। खबरें विस्तार से। विश्व संस्कृति उत्सव के आयोजन के मामले में 5 करोड़ का जुर्माना जमा करने की समय सीमा आज खत्म हो रही है। एनजीटी ने गुरुवार को श्री श्री की संस्था को कहा कि अगर पैसे जमा नहीं कराए गए तो कानून अपना काम करेगा। यमुना किनारे हो रहे इस उत्सव का आज उद्घाटन होना है। हालांकि प्रधानमंत्री के इसमें शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ है। दिल्ली में यमुना किनारे हो रहे विश्व संस्कृति उत्सव की तैयारियां जोर शोर पर हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आज उद्घाटन होना है। हालांकि इससे पहले आयोजन करने वाली संस्था आर्ट ऑफ लिविंग को 5 करोड़ का जुर्माना जमा करना होगा। एनजीटी ने गुरुवार को श्री श्री की संस्था को आज तक की मोहलत देते हुए कहा था कि अगर जुर्माना जमा नहीं होता तो कानून अपना काम करेगा। 9 मार्च को उन्होंने दोबारा डायरेक्शन दिया है। अगर इसका भी वायलेशन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो ट्रिब्यूनल और कोर्ट को अपनी गरिमा बचाने के लिए जो भी ऑर्डर पास करने चाहिए। हम जरूर कहेंगे कि अगर आपकी ऑर्डर का वायलेशन हुआ है तो फिर इस इवेंट को नहीं होना चाहिए। इससे पहले संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने एनजीटी के फैसले को चुनौती देने की बात कही। श्री श्री ने कहा कि उनकी संस्था ने कोई गलत काम नहीं किया है, ऐसे में वो जुर्माना नहीं देंगे, भले ही उन्हें जेल जाना पड़े। उसका हम कॉन्टेस्ट करेंगे। 3 जने आके आधा घंटे वहां घूम करके कोई रिपोर्ट देके चले जाते हैं, वो हमको मान्य नहीं है। दोबारा भेजें, हमको बताएं कितना कहाँ डैमेज हुआ, पहले क्या क्या था वहां पर वो दिखाएं। यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में हो रहा ये आयोजन लगातार विवादों के घेरे में है। इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी शिरकत करनी थी, लेकिन कुछ वजहों का हवाला देते हुए उन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। वहीं जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे भी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। बैंकों का कर्ज न चुकाने और विदेश जाने के मामले में उद्योगपति विजय माल्या ने ट्वीट कर जवाब दिया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर मीडिया को भी सलाह दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। मुश्किलों में फंसे उद्योगपति विजय माल्या ने सोशल मीडिया के जरिए अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि वो भागे नहीं हैं और ना ही भगौड़ा हैं। उन्होंने ट्वीट पर यह भी लिखा है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी हैं और उनका विदेश आना जाना लगा रहता है। ट्विटर के जरिए उन्होंने ये भी कहा कि वो एक सांसद हैं और कानून की इज्जत करते हैं। उधर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विजय माल्या के मामले में कोई कार्रवाई करने के निर्देश नहीं मिले हैं। As far as Vijay Mallya is concerned, to the best of my knowledge, MEA has not yet been asked to take any action. वहीं इस मामले की जांच कर रही सीबीआई पर गंभीर आरोप लगे हैं। सूत्रों के अनुसार माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस में सीबीआई ने बदलाव किया था। नोटिस में देश से बाहर जाने की स्थिति में उनकी यात्राओं की जानकारी देने को कहा गया था। सूत्रों के अनुसार 16 अक्टूबर 2015 को लुकआउट सर्कुलर जारी कर सीबीआई ने कहा था कि अगर माल्या देश छोड़ने की कोशिश करते हैं तो एग्जिट पॉइंट पर उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। करीब 1 महीने बाद ही नवंबर में एजेंसी ने संशोधित सर्कुलर में सिर्फ विदेश जाने और यात्रा की जानकारी मांगी। सूत्रों का ये भी कहना है कि विजय माल्या 2 मार्च को विदेश जाने से पहले कम से कम 4 बार विदेश यात्रा पर गए थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं विजय माल्या के मामले में कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि उसने आपराधिक साजिश के तहत माल्या को देश से बाहर जाने दिया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने संसद में कल ये मामला उठाया। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार करते हुए कहा कि माल्या को यूपीए सरकार में कर्ज मिला था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बार विजय माल्या को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि माल्या को देश से बाहर जाने की अनुमति आखिर कैसे दी गई। सवाल ये था कि ये जो भागे हैं इनको आपकी सरकार ने भागने क्यों दिया? 9,000 करोड़ रुपए जिन्होंने सरकार से चोरी किए हैं उनको आपने निकलने क्यों दिया? इसका जवाब कोई नहीं आया। वहीं वित्त मंत्री ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को क्वात्रोकी की याद दिलाई। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने इतला की कि बोफोर्स के बेनिफिशियरीज में क्वात्रोची भी हैं और जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हेड कर रहे थे पहले के माधवन, उन्होंने उसी वक्त पत्र लिखा कि इनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया जाए, तो उनको रोका नहीं था उस वक्त की सरकार ने और 2 दिन में वो भारत छोड़ गए थे। राज्यसभा में भी नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जब इतनी एजेंसियां उसकी इंट्रोगेशन कर रही थी, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसका पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं हुआ था? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार करते हुए कहा कि माल्या को यूपीए सरकार में ही कर्ज मिला था। पहली बार इनका अकाउंट 30 अप्रैल 2009 को एनपीए हुआ। उस एनपीए के बावजूद भी 21/12/2010 को उस नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया गया। दरअसल माल्या पर एसबीआई समेत 17 बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बकाया है। बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर माल्या को देश से बाहर जाने से रोकने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बुधवार को शीर्ष अदालत को बताया कि माल्या 2 मार्च को ही देश से बाहर चले गए हैं। रविंद्र सिंह शुरान, राज्यसभा टीवी। बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने वाला रियल एस्टेट बिल कल राज्यसभा से पारित हो गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया। वहीं एआईएडीएमके ने इसे राज्यों के अधिकारों में दखल की बात कहते हुए इसका विरोध किया। बिल के कानून बनने पर बिल्डर्स फ्लैटों की गुणवत्ता और तय वक्त पर घर देने के लिए मजबूर होंगे। विधेयक में रियल एस्टेट नियामक बनाने और दोषी पाए जाने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान है। राज्यसभा में गुरुवार को भू संपदा यानी रियल एस्टेट विनियमन और विकास विधेयक 2015 को पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने भरोसा दिलाया कि विधेयक में राज्यों के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं है। राज्य बिल के नियमों में कुछ हद तक बदलाव कर सकते हैं। States have the power to reduce it below 500 also, and also, or even 8 apartments also, you can bring it down. This power in this very bill itself is given to the states. So let us leave it to the wisdom of the states, depending on the situation. इससे पहले केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सदन में रियल एस्टेट बिल पेश किया। 500 square meters or 8 apartments. Even the small people also brought in. The carpet area is defined, and then both the developers and consumers have to pay interest at the same rate for any delay. If there is a delay, there is an interest also. Aggrieved buyers can also approach 644 consumer courts available at the district level. चर्चा में शामिल होते हुए कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने बिल में दलित और गरीब लोगों के साथ भेदभाव रोकने के लिए प्रावधान जोड़ने की मांग रखी। There was we had given one suggestion that it should also have a clause for non-discrimination. A non-discriminatory clause should be there. The people coming from the downtrodden sections of the society, the Dalits or any other, so they are discriminated against. They say that no, they will not be given a house. जेडीयू के केसी त्यागी ने नियामक के साथ ही मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा तय करने की मांग की। में ध्यान रखना है आपको, इसके जो रेगुलेटरी बोर्ड बना रहे हैं उसकी समय रेखा शायद दवे साहब तय नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि इन मुकदमों की मियाद भी तय हो कि ज्यादा से ज्यादा ये डिस्प्यूट 6 महीने में समाप्त हो जाए, उन्हें फिर उसको न्याय नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने रियल एस्टेट उद्योग के हितों का भी ध्यान रखने पर जोर दिया।
ये सजा का प्राविधान आप हटाकर उसमें फाइन आपने 10% या 15% जो भी रखा है, अच्छा हैंडसम अमाउंट है फाइन का, तो शुरुआत फाइन में रखिए। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो फिर अमेंडमेंट ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू से इतना आप भय पैदा कहीं ना कर दें कि मालूम पड़ा रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह बैठ जाए। आगे जाने वाले वर्षों में ये इसमें संशोधन होते होते इसको काफ़ी सुधार होगा और एक सामान्य उपभोक्ता जो अपना घर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हर सरकार कहती है कि हर गरीब के सर पर छत होना चाहिए। ये हमारी मंशा बहुत अच्छी है, नोबल आइडियाज, बट दे विल हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस। विधेयक 2015 में प्रावधान है कि डेवलपर खरीदारों से ली गई रकम का 70% हिस्सा प्रोजेक्ट अकाउंट में जमा कराएंगे। राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। बिल के प्रावधान रिहायशी और व्यावसायिक दोनों संपत्तियों पर लागू होंगे। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बदलने के लिए डेवलपर को 66% खरीदारों की मंजूरी लेनी होगी। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत गरीब परिवार की महिला सदस्य के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। 3 साल में इस योजना में 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सरकार ने सिंगल लाइसेंस हाइड्रोकार्बन पॉलिसी और MMDR संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। साथ ही अंडर डेवलप्ड गैस डिस्कवरीज के लिए नया प्राइसिंग फॉर्मूला तय कर दिया है। केंद्र सरकार ने आम बजट की घोषणाओं को लागू करने में तेजी से अमल शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्रामीण परिवार की महिलाओं को LPG कनेक्शन दिया जाएगा। इसी साल हम इस 2,000 के साथ साथ और 8,000 10,000 नया वितरक खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें से सिलेंडर 5 करोड़ नया कनेक्शन लगेगा, तो चूल्हा, रेगुलेटर, पाइपलाइन, सिलेंडर, ये सारे की जो प्रोडक्ट है अपने आप में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर में ग्रोथ आएगा। इसके अलावा सरकार ने ऑयल एंड गैस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया है। कैबिनेट ने 28 मिड और स्मॉल गैस फील्ड्स के लाइसेंस के अलावा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इससे मुश्किल फील्ड्स में गैस निकालने की आज़ादी कंपनियों को मिल गई है, जिसे वो बाजार भाव पर खुद बेच सकेंगी। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। एक पॉलिसी बनाया, एक फॉर्मूला बनाया, जिसके अंदर उनको मार्केटिंग फ्रीडम मिलेगी, उनको प्राइसिंग फ्रीडम मिलेगी। ये करते हुए कंज्यूमर के हितों को भी हमने ध्यान दिया, उसको एक कैपिंग भी किया है। कैबिनेट ने MMDR संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इससे कंपनियों को अपनी यूनिट के साथ वाइन बेचने की भी आज़ादी होगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कॉल ड्रॉप मामले में टेलीकॉम कंपनियों को फिलहाल राहत नहीं दी है। कोर्ट का रुख इस मसले पर सख्त है। कोर्ट ने कंपनियों से गारंटी देने को कहा है कि कॉल ड्रॉप 2% की सीमा से ज्यादा नहीं हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो भरोसा दें कि उनके ऊपर इसको लेकर कभी जुर्माना नहीं लगा है। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम रेगुलेटर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इस मामले पर सुनवाई 15 मार्च तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू होने वाले 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एडवांसिंग एशिया इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन वित्त मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जरिए किया जा रहा है। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लगार्डे भी सम्मेलन को संबोधित करेंगी। सम्मेलन का पहला सत्र का विषय एशियन ग्रोथ मॉडल्स होगा, जबकि इनकम इनइक्वालिटी, डेमोग्राफिक चेंज एंड जेंडर विषय पर दूसरा सत्र होगा। दूसरे सत्र में भारत के नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, फिलीपींस, मालदीव, बांग्लादेश के प्रतिनिधि चर्चा में भाग लेंगे। 13 मार्च 2016 के समापन दिवस पर मैनेजिंग कैपिटल फ्लोज, फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ग्रोथ चैलेंजेस फॉर द नेक्स्ट डिकेड पर सत्र होंगे। सम्मेलन में आर्थिक विषयों से जुड़े मसलों पर विचार विमर्श होगा। और आइए यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रविंद्र संगीत
हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत संगीत सानिध्य मिला जिन्हें कई घरानों का। हम तो पैदा होते हैं घर में, मगर जब बाहर जाते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। घराना इज ए यूनिकनेस, घराना इज ए कन्फाइनमेंट। तो दोनों को बैलेंस से आपको आगे जाना है। मिलिए इस बार शख्सियत में पंडित अजय चक्रवर्ती से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। वाम मोर्चा ने गुरुवार को अपने 88 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में नए चेहरों का दबदबा बना हुआ है। 52 नए चेहरों को मौका दिया गया है। 9 महिलाओं और 20 अल्पसंख्यकों को इस बार मौका दिया गया है। वाम मोर्चा को समर्थन दे रही जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल के 4 उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा की गई। वाम दल की दूसरी लिस्ट में 11 ऐसी सीट हैं जहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। हालांकि वाम मोर्चा के चेयरमैन विमान बोस ने कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच आपसी सहमति है, लेकिन अगर वाम दल कांग्रेस पर कुछ थोपना चाहेगी तो पार्टी उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। असम में बीजेपी की सहयोगी असम गण परिषद ने कल 25 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी भी असम के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कल कांग्रेस के गढ़ मुर्शिदाबाद में रैली की। असम विधानसभा चुनाव के लिए असम गण परिषद की पहली सूची में पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत का नाम भी है। प्रफुल्ल महंत बरहमपुर से चुनाव लड़ेंगे। सूची में ज्यादातर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायकों के नाम हैं। बीजेपी से गठबंधन के तहत पार्टी को 24 सीटें मिली हैं, लेकिन पार्टी जल्द ही दूसरी सूची भी जारी करेगी। वहीं बीजेपी असम के लिए बुधवार रात को पहली सूची जारी कर चुकी है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सर्बानंद सोनोवाल समेत 88 उम्मीदवारों के नाम हैं। सोनोवाल माजुली आरक्षित सीट से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। असम के चुनाव के दृष्टि से सबसे पहली बात तो यह है कि समाज के सभी वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व है, युवाओं का, महिलाओं का, समाज के सभी वर्गों का, और ये एक जिसे हम कहते हैं कि ग्रेटर असमी सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन है। असम के अलावा बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए भी 52 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्र बोस को ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। अब समय आया सही परिवर्तन आने का, और भारतीय जनता पार्टी ये सही परिवर्तन लाने का पूरा कोशिश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी का चुनाव अभियान जोरों पर है। उन्होंने मालदा के बाद गुरुवार को मुर्शिदाबाद में रैली की। दोनों ही जिले कांग्रेस के गढ़ हैं। ममता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सीपीएम के बीच तालमेल इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों ही दल अकेले टीएमसी का मुकाबला नहीं कर सकते। कांग्रेस मुर्शिदाबाद जिलाয় ওনারা 60 বছর ধরে কি করেছে, যদি 40 বছর ধরে নেন सीपीएम कांग्रेस की करेছে। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत असम से होगी। राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में 6 चरण में मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने कहा है कि अगर पार्टी असम में सत्ता में आई तो असम समझौते को लागू किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा से खास बातचीत में ये बात कही। असम में जो विदेशी घुसपैठे का जो समस्या है सदियों से चल रहा है, इस समस्या का हल निकालने के लिए कांग्रेस ने असम समझौता भी उन्होंने दस्तखत किया था। समझौता उन्होंने बार बार मौका मिलने के बावजूद उन्होंने लागू नहीं किया। असम में कोर्ट को लागू करेंगे। असम में बसे हुए बराक ब्रह्मपुत्र हमारे जो मैदान है, ये मैदान में बसे हुए बिगर जो असमी सोसाइटी है, ग्रेटर असमी सोसाइटी हो, असमिया हो, मारवाड़ी हो, बिहारी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, नेपाली हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, सबका सुरक्षा व्यवस्था हम करेंगे। तेलंगाना में बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्षी टीडीपी को तगड़ा झटका लगा जब उसके 12 विधायक राज्य में सत्तारूढ़ टीआरएस में शामिल हो गए। पीटीआई के मुताबिक इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है और उन विधायकों को अब टीआरएस विधायक माना जाएगा।
2014 के चुनाव में टीडीपी के टिकट पर 15 विधायक जीते थे, लेकिन अब टीडीपी विधायकों की तादाद 3 रह गई है। पिछले महीने 10 टीडीपी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से टीआरएस में विलय करने की गुजारिश की थी, जबकि पिछले कुछ दिनों में टीडीपी के 2 और विधायक इस गुट में शामिल हो गए हैं, जिन्हें पार्टी ने अनुशासनहीनता के उल्लंघन के मामले में बुधवार को निलंबित कर दिया था। पश्चिम बंगाल में पेट के कीड़े मारने की दवा खाने से बीमार बच्चों की संख्या 1000 पहुंच गई है। घटना दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 और पूर्वी मेदिनीपुर जिले के स्कूलों में की है। बताया जा रहा है कि बुधवार को दवा खाने के बाद बच्चों को पेट में दर्द, चक्कर आने और उल्टी के बाद अस्पतालों में एडमिट कराया गया। कीड़े मारने वाली दवा राज्य के 11 जिलों में बच्चों को दी गई। कीड़े मारने वाली दवा को लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। दवा के इस्तेमाल की अवधि अगस्त में खत्म हो रही है। और छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित कोंडागांव में 17 नक्सलियों ने कल आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली जनमिलिशिया के सदस्य हैं, जो लंबे समय से इलाके में सक्रिय थे और कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के चलते इन पर काफी दबाव था। सरकार की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित इन लोगों ने समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा दंतेवाड़ा में भी पुलिस को 3 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। भारत बांग्लादेश की अलग अलग विकास परियोजनाओं के लिए $2 अरब का ऋण देगा। ये ऋण पहले दिए गए ऋण के अलावा होगा। इसका इस्तेमाल बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा। बांग्लादेश इस मदद का इस्तेमाल देश में ऊर्जा, रेलवे, रेल सूचना और संचार, शिपिंग, स्वास्थ्य और तकनीकी शिक्षा के विकास में करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने जानकारी दी है कि ऋण समझौते पर दोनों देशों ने ढाका में हस्ताक्षर किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ढाका दौरे के दौरान बांग्लादेश को सहायता देने का आश्वासन दिया था। The credit line agreement for the $2 billion line of credit was signed in Dhaka on March 9, 2016 by Chairman and Managing Director of Exim Bank of India and the Secretary Economic Relations Department, Ministry of Finance of Bangladesh. पाकिस्तानी टीम के भारत दौरे को लेकर संशय बना हुआ है। भारत के सुरक्षा आश्वासन के बावजूद पाकिस्तान लिखित गारंटी की मांग पर अड़ा है और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खिलाड़ियों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप को लेकर भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हर मुमकिन सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बताया। I want to state very clearly is that we are there to protect all the teams who are participating in the World Cup, and it is our obligation, it is our sovereign duty to secure everybody who is in Indian territory. इस भरोसे के बावजूद पाकिस्तान खिलाड़ियों की सुरक्षा की गारंटी की मांग को लेकर अड़ा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री का कहना है कि जब तक भारत सरकार से खिलाड़ियों की सुरक्षा की लिखित गारंटी नहीं मिलती, तब तक हम टीम को भारत जाने की इजाजत नहीं देंगे। हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि पाकिस्तानी टीम हिंदुस्तान जाए, मगर अगर ये गारंटी हुकूमती लेवल पर न दी गई तो पाकिस्तानी टीम को हिंदुस्तान जाने की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच 19 मार्च को धर्मशाला में होने वाला मुकाबला सुरक्षा कारणों से कोलकाता में कराने का फैसला लिया गया। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान का दल भारत का दौरा भी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी सीनेट ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री पर रोक लगाने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। सीनेट के 100 सदस्यों में से 71 ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि 24 ने बिक्री पर रोक लगाने का समर्थन किया। बिक्री के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाले सीनेटर रैंड पॉल ने लगभग 1 घंटे चली बहस में पाकिस्तान के खिलाफ काफी सख्त बयान दिए। इस दौरान सीनेटरों ने पाकिस्तान को गैर भरोसेमंद सहयोगी बताया और आतंकी संगठनों के खिलाफ लड़ाई को लेकर पाकिस्तान की प्रतिबद्धता पर सवाल भी उठाए। भारत इस बिक्री पर कड़ा विरोध जता चुका है और इस बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में अमेरिकी राजदूत को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई थी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के विलिंग्सबर्ग शहर में हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं शामिल हैं। ये गोलीबारी एक पार्टी के दौरान हुई। इस मामले में पुलिस को
2 संदिग्धों की तलाश है। गोलीबारी के शिकार हुए 2 लोगों की हालत गंभीर है। घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने जानकारी दी है कि 2 लोगों ने 2 अलग-अलग हथियारों का इस्तेमाल किया था। हालांकि अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। पुलिस संदिग्धों की धरपकड़ की कोशिश में लगी हुई है। There is ballistic evidence to lead us to believe there's at least 2 people that discharged weapons into a backyard party or cookout of some sort. ऑल इंग्लैंड और अगली खबर का रुख करेंगे। इराक के कुर्द इलाके किरकुक में आईएस के आतंकियों के जरिए रासायनिक हथियार के इस्तेमाल करने की खबर है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 40 से ज्यादा लोगों को सांस लेने और त्वचा संबंधी परेशानियों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रासायनिक हथियार की जांच करने वाली टीम को पीड़ित इलाके में तैनात कर दिया गया है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल का शानदार प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। नेहवाल ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबुर्मुंग गफान को 21-16, 21-9 से हराकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। साइना ने टूर्नामेंट के पहले दौर में कनाडा की मिशेल ली को मात दी थी। विश्व कप T20 के क्वालिफाइंग मैच में गुरुवार को अफगानिस्तान ने हांगकांग को 6 विकेट से हरा दिया। नागपुर में हुए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए हांगकांग ने 6 विकेट खोकर 116 रन का स्कोर खड़ा किया। अफगानिस्तान की टीम ने 2 ओवर बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। और वहीं विश्व कप T20 से पहले अभ्यास मैच में भारत की पुरुष और महिला टीम ने जीत दर्ज की है। पुरुष टीम ने जहां कोलकाता में वेस्टइंडीज को 45 रनों से हराया, तो बेंगलुरु में महिलाओं की टीम ने आयरलैंड को 29 रनों से मात दी। और अब चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। आर्ट ऑफ लिविंग के पास जुर्माना भरने के लिए आज शाम तक की मोहलत। एनजीटी ने कहा आदेश नहीं मानने की सूरत में कानून करेगा अपना काम। कार्यक्रम का आज शाम उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। देश छोड़कर जाने के आरोपों पर विजय माल्या ने दी सफाई। ट्वीट कर कहा भगोड़ा नहीं, करता हूं कानून का सम्मान। सीबीआई पर लुकआउट नोटिस बदलने का आरोप। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की दूसरी सूची जारी। 9 महिलाओं समेत 52 नए शहरों को मौका। कांग्रेस से गठबंधन के लिए बातचीत जारी। पेट के कीड़े मारने की दवा से बीमार बच्चों का आंकड़ा 1000 के पार। पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में बच्चों को दी गई दवा। मामले की जांच जारी। और T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत का पाकिस्तान को सुरक्षा का भरोसा। गृह राज्य मंत्री ने बताया सरकार की नैतिक जिम्मेदारी। लिखित सुरक्षा की गारंटी पर अड़ा पाकिस्तान। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए शख्सियत।